नमस्कार आप सभी को। कल हमने जाना था फ्रांस के बारे में। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने फ्रांस के बारे में, वहाँ का राजतंत्र कैसे हटता है, वहाँ फिर से लोकतंत्र कैसे आता है, उसको पूरी तरीके से समझ लिया था। अब हम लोगों को पढ़ना है इटली के एकीकरण के बारे में। ठीक है, इटली के एकीकरण, इस चैप्टर में सारे चीजों की शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट से ही होगी। आगे जितना भी पढ़ेंगे हम लोग, उसमें सबसे पहले हमें नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़ा इतिहास उसका जानना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग आगे उसके बारे में जान पाएंगे। नेपोलियन बोनापार्ट के शासन काल में जब वो राजा बना था, तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जब वो फ्रांस का राजा बना तो उसने विजय अभियान शुरू किया और विजय अभियान के तहत उसने संपूर्ण यूरोप को जीता। संपूर्ण यूरोप को जीतने के क्रम में उसने इटली के क्षेत्रों को भी जीता। उस समय इटली 300, लगभग 300 खंडों में बटा हुआ था, यानी कि इटली नाम करके कोई देश नहीं था। ठीक है, वह 300 एरियाज में, क्षेत्रों में बटा हुआ था। उन पर अलग अलग लोग, शासक वर्ग शासन करते थे। ठीक है, लेकिन हमने दो क्रांतियां देखी, 1830 की, जुलाई 1830 की, और 1848 की क्रांति। दोनों क्रांतियों का यूरोप पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इटली में भी राष्ट्रवादी भावनाएं और प्रबल होती है। राष्ट्रवादी भावनाएं प्रबल होने के बाद इटली के एकीकरण की कार्य शुरू हो जाती है। इटली के, जब नेपोलियन बोनापार्ट इटली पर अधिकार किया तो सारे 300 खंडों को मिलाकर 3 राज्य बना दिया इटली को, सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेंट। ठीक है, इस नाम भी पूछता है कि सिस्पाइन किस राज्य का अंश था, तो इटली का। किस देश का अंश था, तो इटली का। ठीक है, तो 3 भागों में बांट दिया था नेपोलियन बोनापार्ट। और जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, वियना सम्मेलन में क्या बात कही गई थी कि जो राजा है, जिधर का एरिया था, जैसी दशा में है, यथा स्थितिवाद, यानी कि जो जैसा था नेपोलियन के पैसे, उसको फिर से वैसा कर दिया जाएगा। और ये जो 3 भाग में नेपोलियन बोनापार्ट बनाया था इटली को, अब इसको तोड़ दिया जाएगा फिर कितने भाग में, 300 भाग में। ठीक है, लेकिन जब नेपोलियन ने इनको एक किया था तो उनमें राष्ट्रवाद की भावना आ गई थी। अब ये 300 भाग में बंटने के बावजूद भी क्या करेंगे, एकीकरण का, एक होने का प्रयास करेंगे, अपने देश को एक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसी क्रम में हम 4 लोगों के बारे में जानेंगे। 4 लोग नहीं, हालांकि वो 4 महान लोग हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहले जिनका नाम है गैरीबाल्डी, दूसरे व्यक्ति हैं जोसेफ मैजीनी, जोसेफ मेजिनी, और तीसरे हैं काउंट कावूर, और चौथा एरिया है एक सार्डिनिया पिडमाउंट। ठीक है, यहाँ का जो एक शासक हुआ करते थे, शासक जिनका नाम है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ठीक है, गैरीबाल्डी ये आदमी इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इटली के इतिहास में, क्योंकि जब सब कोई शांत था तब ये आदमी अपने पूरे बलबूते से इटली के एकीकरण के लिए लड़ रहा था। ठीक है, गैरीबाल्डी जो है ये पेशे से नाविक था, यानी कि जहाज, पानी वाला जहाज चलाने वाला नाविक। ठीक है, पेशे से नाविक गैरीबाल्डी आगे चलकर अपनी खुद की सेना बनाता है। उस सेना से इटली भाषी राज्य को जीतकर वहां का सबसे बड़ा जो राज्य हुआ करता था, सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल को सौंपता है। ठीक है, अब इसका पूरा प्रक्रिया हम देख लेते हैं, इनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले जो गैरीबाल्डी, और ये आप हमेशा याद रखिएगा कि गैरीबाल्डी से एग्जाम में प्रश्न 100% रहता है। इस साल 100% आएगा कि पूछ देगा गैरीबाल्डी कौन था, चाहे गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, चाहे इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी की क्या भूमिका थी। ठीक है, पेशे से नाविक गैरीबाल्डी, ठीक है, ये क्या करता है कि 10,000
नवयुवक यानी कि जवान लड़कों को अपनी सेना में शामिल करता है और एक सेना बनाता है जिसका नाम था लाल कुर्ती संगठन, सैन्य संगठन। इस बड़ी सी सेना की मदद से गैरिबाल्डी दो इतालवी भाषी राज्य, इतालवी भाषी राज्य यानी इटली भाषा जहां बोली जाती थी राज्य, इन दोनों को क्या कर लेता है, जीत लेता है। एक राज्य का नाम था नेपल्स और दूसरे राज्य का नाम था सिसिली। इन दोनों राज्यों को अपने बलबूते से जीतता है और अपने राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया, विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। इन दोनों राज्यों को अपने राजा को सौंप दिया। अब इटली का आकार बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। पूरा इटली में ऐसा करने वाला आदमी पहला कौन था, गैरिबाल्डी ही था। इसीलिए गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है, इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है, ठीक है। और आजादी के समय इटली के जो ये गैरिबाल्डी है इसकी जीवनी लिखने का काम लाला लाजपत राय किए थे, भारत के लाला लाजपत राय। गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी, लाला लाजपत राय, ये भी पूछ देता है, ठीक है। तो गैरिबाल्डी कौन था, तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था जो अपने बलबूते पर 10,000 नवयुवकों की सेना बनाता है जिसका नाम लाल कुर्ती सैन्य संगठन है। इसकी सहायता से वह दो इटली के राज्यों नेपल्स और सिसिली को जीतता है और अपने राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप देता है। इसे इटली के एकीकरण की तलवार भी कहा जाता है। क्लियर, यहाँ पर सारा चीज क्लियर हो गया। एग्जाम में अब इससे बाहर पूछेगा ही नहीं गैरिबाल्डी के बारे में, ठीक है। अब अगला आदमी है मेजीनी, अगला आदमी मेजीनी। मेजीनी पूरा नाम जोसेफ मेजीनी, जोसेफ मेजीनी, ठीक है। इसने इटली के एकीकरण की बौद्धिक पृष्ठभूमि निर्मित की, बौद्धिक पृष्ठभूमि, ठीक है। मेजीनी सबसे पहले तो साहित्यकार था, लिखा भी करता था किताब, साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, ठीक है, कूटनीतिज्ञ भी कहा जाता है, कूटनीतिज्ञ, और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, यानी कि ले लेके लोकतंत्र के फेवर में था, ठीक है। मेजीनी क्या था, एक साहित्यकार था, राजनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था, ठीक है। उसने इटली के एकीकरण की बौद्धिक पृष्ठभूमि निर्मित की। बौद्धिक पृष्ठभूमि का मतलब क्या है, लोगों को मन से तैयार करा लिया कि भाई इटली का एकीकरण करना है तभी हम लोगों का भला होगा, हमारे देश का भला होगा, हमारे भाइयों का भला होगा, हम एक साथ रहेंगे तभी हमारा विकास होगा। ऐसा करने के लिए उसने कई संगठनों की स्थापना की, ठीक है। प्रारंभ में उसने वह एक संगठन से जुड़ा हुआ था, कार्बोनारी, प्रारंभ में वह एक संगठन से जुड़ा हुआ था, कार्बोनारी, और यह संगठन के माध्यम से वह ऑस्ट्रिया, अब पूछ देगा कि इन इटली के क्षेत्रों पर किसका अधिकार था, तो कुछ क्षेत्रों पर फ्रांस का अधिकार था, कुछ क्षेत्रों पर फ्रांस का अधिकार था, तो इटली के कुछ क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। और हम सभी जानते हैं कि उस समय सबसे पावरफुल कौन हो गया था, ऑस्ट्रिया। कौन हो गया था, ऑस्ट्रिया। और शासन किसका था, चार्ल्स मेटरनिख का था, चार्ल्स मेटरनिख। और ये कार्बोनारी संगठन जब उग्र हो गया, अपने देश के लिए मांग करने लगा, तो यह चार्ल्स मेटरनिख क्या किया, इस कार्बोनारी को दबा दिया, इस संगठन को क्या किया, दबा दिया, जिसके कारण मेजीनी को अपना जान बचा के भागना पड़ा। लेकिन फिर ये लौट के आएगा 1831 में आएगा और यंग इटली नामक संस्था का क्या करेगा, गठन करेगा। उसके बाद फिर आएगा 1834, इसमें क्या करेगा, यंग यूरोप की गठन करेगा। इतने सारे संगठनों के गठन के बाद लोग जान जाएंगे कि ये प्रयास कर रहा है तो हमको भी प्रयास करना चाहिए अपने देश के लिए, और लोगों को बौद्धिक रूप से मना लेगा कि देश का क्या किया जाए, एकीकरण किया जाए, ठीक है।
तब तक चार्ल्स मेटरनिख भी खत्म हो गया था, यहाँ तक चार्ल्स मेटरनिख भी चल दिया। ठीक है, अब इटली को रोकने के लिए बहुत सारे राष्ट्र आ गए। ठीक है, तो मेजिनी के बारे में आपसे सीधा यही पूछेगा कि मेजिनी के बारे में बताइए, या मेजिनी कौन था, मेजिनी का इटली में के एकीकरण में क्या योगदान था। तो मेजिनी के बारे में क्या बोलेंगे, मेजिनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, राजनीतिज्ञ था, जो अपने दम पर क्या करना चाहता था, जो सशस्त्र क्रांति द्वारा, इसमें हम एक पॉइंट छोड़े हैं, मेजिनी क्या करना चाहता है, सशस्त्र क्रांति, सशस्त्र क्रांति। मेजिनी क्या चाहता था कि इटली का एकीकरण सशस्त्र क्रांति द्वारा हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि इटली को जितना भी सहायता मिलना चाहिए बौद्धिक रूप से, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, उसके लिए राजनेता की जरूरत है, और मेजिनी बहुत बड़ा राजनेता भी था। ठीक है, तो मेजिनी कौन था, मेजिनी साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, जो सशस्त्र क्रांति द्वारा इटली का एकीकरण करना चाहता था। इतना में काम फाइनल। मेजिनी के बारे में अब कहीं नहीं पूछेगा, पूछेगा तो संगठन पूछेगा, यंग इटली की स्थापना कब हुई, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई, वह किस संगठन से संबंधित था, पहले कार्बोनारी से। कार्बोनारी को दबाने का काम किसने किया, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। बस, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे मेजिनी के बाद तीसरा आदमी काउंट कावूर को। काउंट कावूर, ठीक है, काउंट कावूर भी बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हुआ करता था। ठीक है, काउंट कावूर, अब एक राज्य हमको पढ़ना पड़ेगा, सार्डिनिया पिडमाउंट, पिडमाउंट। ठीक है, सार्डिनिया पिडमाउंट, यह वही राज्य है जिसके राजा कौन बनते हैं आगे, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ठीक है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय चाहते थे कि सार्डिनिया पिडमाउंट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो। इसके लिए उसने अपना प्रधानमंत्री काउंट कावूर को नियुक्त किया। इसको नियुक्त किया, प्रधानमंत्री काउंट कावूर को नियुक्त किया। काउंट कावूर बहुत ही क्या बोलते हैं, एक तरीके से वो बहुत ही बड़े कूटनीतिज्ञ थे। कैसे दूसरे देशों के राजनयिकों यानी विदेश मंत्री से बात करना है, कैसे अपने हक में सारे फैसलों को करना है, ये बहुत अच्छे से जानते थे काउंट कावूर। ठीक है, काउंट कावूर क्या करते हैं, ये करते हैं पहला काम, जर्मनी, उस समय जर्मनी नहीं था, प्रसा था, प्रसा से सहायता, प्रसा से सहायता, फ्रांस से युद्ध। दो काम किए। पहले का काम प्रसा जैसे सार्डिनिया पिडमाउंट एक राज्य है, इटली को बनाना चाहता है, वैसे ही प्रशा एक राज्य था जिसके नेतृत्व में जर्मनी बना। ठीक है, तो प्रसा एक राज्य था जिसके नेतृत्व में जर्मनी बना। तो काउंट कावूर क्या करते हैं, प्रसा से सहायता लेंगे और किसको, फ्रांस से युद्ध करेंगे। ठीक है, दोनों ही देश अंत में फ्रांस से युद्ध करेंगे और उधर जर्मनी बन जाएगा, इधर इटली बन जाएगा। दोनों प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। जैसे इटली का एकीकरण इधर हो रहा है, इन्हीं डेटों में जर्मनी का भी एकीकरण क्या है, शुरू है। ठीक है, ठीक है, प्रशा से सैन्य सहायता, युद्ध तटस्थता जैसी संधि की, और क्या किया, फ्रांस से युद्ध किया। 1866 में कौन सा युद्ध हुआ था, सोडोवा का युद्ध, सोडोवा का युद्ध। इस युद्ध में कौन जीत गया, प्रशा, सॉरी, इस युद्ध में जीता था, इस युद्ध में इटली जीता, इटली यानी कि सार्डिनिया पिडमाउंट। सार्डिनिया पिडमाउंट के जीतने के बाद किसका निर्माण हो गया, इटली देश का निर्माण हो गया। कब, 1871 में प्रशा से संधि किया गया, अपने क्षेत्रों को वापस, इटली अपना क्षेत्र ले लिया प्रशा से, प्रशा अपना क्षेत्र ले लिया इटली से, ऐसे करके अंततः 1871 में क्या हो जाता है, इटली का एकीकरण पूरा हो जाता है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम इसके इतिहास को जानते हैं। ठीक है, और
इसमें से आपसे एक ही पूछेगा कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871। ठीक है, एकीकरण समाप्त।